बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, हमने पहले कुछ अपने लेक्चर्स कवर कर लिए थे जब हमें ऑफ हुआ था स्कूल से कोविड-19 की वजह से। उन लेक्चर्स के बाद आज मैं आपसे वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग में मिल रहा हूं, जिसमें मैं आपका बायोलॉजी का 9th क्लास का लेक्चर आज कंटिन्यू कर रहा हूं। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए जिसके ऊपर आप वो तमाम मटेरियल लिख सकें जो कि मैं वाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूं। उसके साथ आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ताकि आप वो लेक्चर साथ साथ रीड भी कर सकें और कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क भी कर सकें। तो अब आप अपनी जब टेक्स्ट बुक निकालेंगे तो हम पेज नंबर 7 से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ मुस्लिम साइंटिस्ट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम साइंटिस्ट का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे मुसलमान साइंसदानों के हवाले से, जिनको हम मुस्लिम साइंटिस्ट कह रहे हैं। ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारी तारीख़, हमारी हिस्ट्री मुस्लिम्स की बहुत ही यूनिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात इस हिस्ट्री की करूं तो इस टॉपिक से रेलिवेंट सिर्फ 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अबंडेंट अमाउंट में मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका काम तारीख़ में, हिस्ट्री में आज भी अवेलेबल है, जिसकी स्टडी अगर हम करें तो हमें पता चल जाए कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत, कितनी लगन से ये काम किया है। बहरहाल, अभी जो हमारा टॉपिक है हम उसके हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए, मैंने कुछ बातें वाइट बोर्ड पे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट करना है वो था मुस्लिम साइंटिस्ट। और इस टॉपिक के अंदर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 3 मुस्लिम साइंसदानों के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान, इनकी डेट ऑफ बर्थ 721 है और डेट ऑफ डेथ 1815 AD है। इसी तरह आपके पास सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट अब्दुल मलिक आसमाई हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ 740 जबकि डेट ऑफ डेथ 828 AD है। इसी तरह आपके पास लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं अबू अली सीना। ये 1980 में पैदा हुए और 1037 AD में इनकी डेथ होगी। इन मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री कितनी यूनिक, कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी सोफिस्टिकेटेड है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जाबिर बिन हयान के बारे में 2 बातें मशहूर हैं। फ़र्स्ट कि ये एक बहुत बड़े केमिस्ट थे, यानी केमिस्ट्री की स्टडी करते थे, और ये वाहिद वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले एक एसिड डिस्कवर किया जिसको हमने नाम दिया सल्फ्यूरिक एसिड और जिसका फार्मूला था H2SO4। दिस एसिड इज़ आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ किंग ऑफ एसिड्स। इसको किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता था। अब आप ये देख लीजिए कि 8th सेंचुरी में जाबिर बिन हयान ने, मुस्लिम साइंटिस्ट ने, एक एसिड जिसका नाम अभी हमने बताया सल्फ्यूरिक एसिड है, वो डिस्कवर भी कर लिया था। इसी तरह इन्होंने जब केमिस्ट्री की स्टडी की तो इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी करते हुए 2 सब्जेक्ट्स को बड़ी ही अहमियत दी। द फर्स्ट इज़ अल नबतात एंड द सेकंड इज़ अल हैवान। अगर आप वर्ड नबतात पे गौर करें तो नबतात को जब हम स्टडी करते हैं तो इसका मतलब प्लांट्स होता है। प्लांट्स को उर्दू में नबतात कहा जाता है। इसी तरह हैवान का मतलब यहाँ पे क्या है? एनिमल्स, यानी जानवर। यानी जाबिर बिन हयान ने 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज़म्स की डिस्कशन की। द फर्स्ट इज़ प्लांट्स एंड द सेकंड इज़ एनिमल्स। आइए इसको पहले इतना रीड कर लेते हैं। बाकी ये मोस्टली ये जो टॉपिक की इम्पॉर्टेंस है वो रीडिंग के अंदर ही है। मैं आपको इनके मीनिंग्स बता दूंगा, आपने इन्हें बड़े ही गौर और इत्मीनान से सुनना है।
Muslim scientists have made great contribution to the study of science. Contribution यानी participation, हिस्सा लेना. And we are aware मतलब बेदार हैं, समझते हैं their success in different fields of science, कि इन्होंने साइंस की different fields में कैसे महारत हासिल की. Here we could summarize the work of Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asma'i and Bu Ali Sina in the development of the प्रेजेंट डे नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि आज जो नॉलेज हम सीख रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, उस नॉलेज को आज से कई 100 साल पहले इन्होंने कैसे डिस्क्राइब कर दिया था. चलिए जाबिर बिन हयान से स्टार्ट करते हैं. ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसन इन इराक. पैदा ईरान में हुए थे और मेडिसन की प्रैक्टिस इराक में की थी. ही इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री and wrote a number of books on plants and animals. His famous books are Al-Nabatat and Al-Haywan. इसी तरह आपके पास अगला टॉपिक है अब्दुल मलिक आसमाई का. ही इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडी एनिमल्स इन डिटेल्स, कि आपने सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे दुनिया में, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन जो थी वो एनिमल्स की दी थी. आइए उन्हें डिस्कस करते हैं. जैसे आपकी इम्पॉर्टेंट जो राइटिंग्स हैं, यानी जो आपने तसनीफ़ लिखी, वो थी अल आबिल यानी कैमल, अल खाइल हॉर्स, अल वहूश एनिमल एंड खल्क अल अंसा. अंसा यानी इंसान, खल्क तख्लीक, ठीक है, क्रिएशन कैसे हुई. इसी तरह आपका अगला जो टॉपिक बनता है उसी के साथ वो बू अली सीना है. ही इज़ कंसीडर्ड एज द ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन, यानी आपको इतना एजाज़ था कि आपको बानी माना जाता था मेडिसन्स का, और आपको एक ख़िताब दिया गया था वेस्ट में, जिस खिताब का नाम था एविसीना. क्या वर्ड है? एविसीना. ये ख़िताब उसी तरह है जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल को सर का ख़िताब दिया गया था, उसी तरह इनको ये एक ख़िताब दिया गया. ही वॉज़ अ फिज़िशियन, आप फिज़िशियन थे. उसी तरह आप फ़िलासफ़र थे, ठीक है. फ़िज़िशियन मतलब आप तबीब थे, फ़िलासफ़र फ़लसफ़ा जाज थे, फ़लसफ़ा साज. एस्ट्रोनमर उस इंसान को कहते हैं जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है. एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार्स, और जो इंसान इन चीज़ों की स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, और इस स्टडी का नाम एस्ट्रोनॉमी है. एंड पोइट, वन ऑफ हिज बुक, इनकी एक किताब थी अल कानून फ़ी अल तिब. अल कानून यानी लॉ, फ़ी अल तिब, तिब मतलब मेडिसन्स, यानी मेडिसन्स के ऊपर एक लॉ की बुक थी जो इन्होंने लिखी थी. इट इज़ कंसीडर्ड एज द कैनन ऑफ मेडिसन इन द वेस्ट. कैनन का मतलब होता है तोप, यानी इस बुक को तोप के साथ तशबीह दी गई है कि इतना ज़्यादा इसमें मटेरियल था अकॉर्डिंग टू मेडिसन्स उस टाइम, कि जिसको वेस्ट में बहुत अच्छे मर्तबे पर माना जाता था, ठीक है. और ये बुक्स आज भी वेस्ट में अवेलेबल हैं और इनको देखकर स्टडी किया जा रहा है. बेटा ये तो आपका था लॉन्ग क्वेश्चन मुस्लिम साइंटिस्ट का. ये आपने राइट भी करना है, रीड भी करना है और इसको लर्न भी करना है, ठीक है. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि कुछ लॉजिकल पॉइंट्स रखता है. मैंने थोड़ा सा उसको पहले से ही लिखा हुआ है ताकि मैं आपको कुछ बातें रिमाइंड भी करवा सकूं और एक्सप्लेन भी कर सकूं. तो अगला जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बुनियाद. जैसे अब आप एक घर बनाते हैं, उसका फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं, फिर आपने सेकंड फ्लोर बनाना है, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने के लिए आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं. जब आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि आप जल्दी जल्दी स्टेयर्स को जो है वो कवर अप करें और ऊपर चले जाएं. जो इंसानी इखलाकियात हैं वो ये हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेयर के ऊपर, हर एक सीढ़ी के ऊपर आएँ और उसको स्टेप बाय स्टेप कवर करें, ठीक है, ताकि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो कि कैसे हर एक स्टेप के बाद आप ऊंचाई पर आ रहे हैं, यानी आप एक ऊंचे मर्तबे की तरफ आ रहे हैं. इसी तरह ये एक आपका टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि बुनियाद जो है ज़िंदगी की वो कैसे स्टार्ट हुई. तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे. दुनिया में जो सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट मैटर कंसीडर किया जाता है उसको हम एटम कहते हैं. क्या कहते हैं? एटम. तो असल में हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एटॉमिक लेवल से. किस लेवल से? एटॉमिक. लेकिन
हमने ये बात केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस की है कि एटम से भी कुछ एक छोटा लेवल होता है, उसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक में आपको फ़र्क ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल उसी तरह है जिस तरह आप अगर 9th क्लास में हैं तो इससे पहले आप एक फेज़ से गुजरे थे विच इज़ कॉल्ड प्री 9th। इट इज़ आल्सो 9th क्लास, नो डाउट, सिलेबस भी आपको वही पढ़ाया गया, लेकिन उस टाइम उसको क्या कहा गया, प्री 9th। इसी तरह एटॉमिक लेवल से पहले एक लेवल आता है, एक फेस आता है विच इज़ कॉल्ड सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आपके एटम का स्ट्रक्चर बनता है। द फर्स्ट इज़ प्रोटॉन, द सेकंड इज़ इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड इज़ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। और आप ये भी बात याद रखिए कि आप जब फ्यूचर स्टडीज़ करेंगे, हायर स्टडीज़, तो आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर कि तकरीबन 100 पार्टिकल्स होते हैं जिनकी बेस पर एक एटम का स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसमें से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कंसीडर किए जाते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बाकी 97 भी अवेलेबल होते हैं लेकिन हम उनकी डिस्कशन नहीं करते। तो इस तरह हमारा पहला लेवल स्टार्ट होता है सब एटॉमिक लेवल से, जिसमें आपके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ये मिलकर सब एटॉमिक लेवल आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक लेवल। बेटा एटॉमिक लेवल पे हम बात करते हैं एटम की। आपको पता है एटम से एक और एलिमेंट भी जनरेट होता है विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट। अगर मैं बात एटम की करूं तो असल में ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ए और टर्म्स। वैसे वर्ड टोमोस है, बुक में लिखा हुआ है TOMOS, ठीक है। ए का मतलब होता है नॉट, टोमोस का मतलब है कट, मीन टू से कि एटम नॉट कट, कि एटम मज़ीद कट नहीं सकता, इट इज़ नॉट डिवाइडेड फर्थली, कि फर्दर ये डिवाइड नहीं होता। तो अगर आपको कुछ रिमाइंड हो तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आपने एलिमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन में जब एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने कहा था कि एलिमेंट भी मज़ीद डिवाइड नहीं होता। इस वजह से एलिमेंट और एटम की प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं। अब अगर हम बात एलिमेंट की करें तो आपको याद होगा हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स हमने वहाँ पर बात की थी कि 92 एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर नेचुरली अकरिंग। अब यहाँ से हम कुछ बात बायोलॉजी की ऐड करेंगे कि इन 92 एलिमेंट में से आपने याद रखना है 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट। 16 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें क्या नाम देते हैं, बायो एलिमेंट। बायो मीन्स लाइफ, एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी ज़िंदगी में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स एंड दे आर 16 इन नंबर। अगर इनको फर्दर सब डिवाइड किया जाए इन एलिमेंट्स को तो आपने याद रखना है कि 10 एलिमेंट्स एक जगह होते हैं और 6 एलिमेंट्स एक जगह होते हैं। जो 6 एलिमेंट हैं ये आपकी बॉडी का 99% मैस क्रिएट करते हैं, जबकि जो 10 एलिमेंट हैं वो आपकी बॉडी का सिर्फ 1% मैस क्रिएट करते हैं। इस तरह आपकी बॉडी जो है वो 100% क्रिएट होती है मैसेस की अमाउंट पर। तो ये 16 एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट आपकी बॉडी में किसी भी वजह से अवेलेबल ना हो तो इसकी वजह से आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 16 एलिमेंट में से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कैल्शियम और दूसरा एलिमेंट फॉस्फोरस है। आपको इतना तो पता ही होगा कि कैल्शियम और फॉस्फोरस आपकी बोन्स में, आपके टीथ में पाया जाता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, आपके टीथ वीक हो जाएंगे। अब ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जिनके हम नाम लेते होते हैं, ठीक है। जिस तरह एक डिज़ीज़ कैल्शियम की वजह से होता है तो उसको हम विटामिन की वजह से होता है, उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक डिज़ीज़ टेटनी भी होती है। तो ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जो इसकी वजह से अक्कर हो सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि इन 16 एलिमेंट्स का आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंस है। अब जब ये हम एलिमेंटल फॉर्म में ये बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये एटॉमिक लेवल की बात है। लेकिन जब हम इस लेवल से आगे मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि जब एक एटम दूसरे एटम के अंदर ऐड हो जाता है या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ऐड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर एक सोडियम है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी में कुछ कंसंट्रेशन में क्लोरीन भी अवेलेबल है। अब ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, ये आइसोलेट नहीं रह सकते, ये अपने आप को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और कॉम्बिनेशन के वक्त ये कुछ फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, और जब ये फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। और याद रखिए हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, दो तरह के बॉन्ड्स अभी तक हमने डिस्कस किए थे। द फर्स्ट इज़ आयनिक बॉन्ड एंड द सेकंड इज़ कोवलेंट बॉन्ड। तो जब एक एटम दूसरे एटम से मिलकर आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड की फोर्सेस बनाएगा तो अब ये हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेवल, विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेवल, या फिर इसका नाम है बायोमॉलिक्यूल, या फिर इसका क्या नाम है बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर लेवल आपकी बुक में दो तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ माइक्रो एंड द सेकंड इज़ मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। अब थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ। फिनोमिना मतलब करिश्मे। बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स विच आर एज फॉलो। द फर्स्ट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All the types of matter are made up of element and each element contain a single kind of atom. A means not, toms mean cut. The atom are actually made up of subatomic particles that are proton, neutron and electron. यहाँ से आपका short question start होता है। First, define bioelement. Out of 92 kind of naturally occurring elements that occur in nature या naturally occurring elements, 16 are called bioelements. पहले आपने यहाँ तक डेफिनेशन लिख लेनी है, उसके बाद नीचे आ जाइए आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स। आपने ये दोनों लाइंस कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, इसमें आपको सिंबल्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, आपने लिखने सिंबल्स ही हैं, लेकिन इन सिंबल्स के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे ओनली 6 एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक योर बॉडी 99% ऑफ द टोटल मैस। इसी तरह बाकी 10 एलिमेंट्स हैं, उनके नाम आप वैसे थॉरली याद कर लीजिएगा, सिंबल आपने याद असल में करने हैं लिखते वक्त। यहाँ तक ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बायो एलिमेंट का कवर हो जाएगा। अगर आप गौर से नीचे डायग्राम को देखें तो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायो एलिमेंट पिंक कलर का है, जो उसने बॉडी के नीचे वाले पोर्शन पे दिखाया है, और उसको क्या नाम दिया, ऑक्सीजन। इट इज़ 65% इन योर बॉडी। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स के नाम उन्होंने लिख के मेंशन किए हैं, आपने इनको एमसीक्यूज़ के तौर पर याद कर लेना। अब आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे विच इज़ मॉलिक्यूलर लेवल। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। जैसा मैंने आपको कहा कि जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं ये अलग नहीं रह सकते, यानी एटम्स एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। यही एटम्स है ना, ये एलिमेंट, बायो एलिमेंट्स, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। रैदर दे कंबाइन थ्रू आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। या तो ये आपस में जुड़ने के लिए आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे या कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट। द स्टेबल पार्टिकल, जो इनमें से जब ये बॉन्डिंग बन जाएगी और स्टेबल बन जाएंगे तो इनमें जो स्टेबल पार्टिकल होगा बाय सच बॉन्डिंग इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन मॉलिक्यूल लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, या फिर डिफाइन बायोमॉलिक्यूल। ये जो अभी मैंने 2 लाइन्स पढ़ी हैं, द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, टाइप्स की हेडिंग बना लेनी है, टाइप्स में 2 नाम लिख देने हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप नीचे आ जाइए, नीचे वाला पैराग्राफ आपने रीड कर लेना है, मैं उसकी सेकंड लास्ट लाइन से डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ। अब आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिखेंगे आप, माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर दी मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिकुलर वेट, जिनका वेट क्या होगा, कम होगा, लो होगा, दे आर कॉल्ड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में ग्लूकोज है, वाटर है, ETC एक्सेट्रा। इसी तरह मैक्रोमॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका वेट ज़्यादा होगा, डैट इज़ प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। ठीक हो गया बेटा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे कि जब हमारे पास एक मॉलिक्यूलर लेवल आता है फिर क्या होता है।
फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं कि अब हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल आ चुका है। कौन सा लेवल आ चुका है? मॉलिक्यूलर लेवल। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है, या जिसको हमने बायोमॉलिक्यूल कहा है, तो जिस तरह एटम्स या एलिमेंट्स, जिनको हम बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं रह सकते, इसी तरह बायोमॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं रह सकते। ये बायोमॉलिक्यूल एक दूसरे से असेंबल करते हैं, एक दूसरे के अंदर एडिशन करते हैं और बना देते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या बना देते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो जब एक मॉलिक्यूल ऐड होगा दूसरे मॉलिक्यूल में, तो इसकी एडिशन की वजह से जो चीज़ तैयार होगी उसे हम क्या नाम देंगे? ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स की एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ हद तक बात समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, ये एक ऑर्गेनेल है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक ऑर्गेनेल है। इसी तरह न्यूक्लियस, ये भी एक ऑर्गेनेल है। तो ये ऑर्गेनेल्स जो होती हैं ये कंबाइन करती हैं अपने लेवल पे। अब हम नेक्स्ट बात पे जा रहे हैं। तो जब आपके पास एक ऑर्गेनेल पड़ी हुई है, उसमें दूसरी ऑर्गेनेल ऐड हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड सेल। विच इज़ कॉल्ड सेल। अब सेल क्या चीज़ है ये भी हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। जो बॉडी का यूनिट होता है या जो लाइफ का यूनिट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल। उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर मैं ये कहूँ कि राइबोसोम का एक अपना फंक्शन है, वो परफॉर्म करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना फंक्शन है और न्यूक्लियस का एक अपना फंक्शन है, लेकिन ये तीनों मिलकर ये ऑर्गेनेल्स आपस में ऐड होंगे और सारे मिलकर एक किस में रहेंगे? सेल में रहेंगे। अब राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? तो आप याद रखिए, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पायरेशन, और न्यूक्लियस का काम है कि डीएनए के थ्रू तमाम इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, तो इस तरह ऑर्गेनेल्स आपस में ऐड होती हैं, असेंबल होती हैं और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं, विच इज़ कॉल्ड सेल। विच इज़ कॉल्ड सेल। और मैं आपको ये बता दूं कि सेल की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। द बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट of life is called cell. For example, cheek cell. cheek cell, ये cheek cell जो है ये एनिमल्स में पाया जाता है। तो इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। बुक में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो बुक में अगर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल रही तो आपने याद रखना है कि सेल की डेफिनेशन मैंने आपको राइट कर दी है। इस डेफिनेशन को आपने खुद थॉरली राइट भी करना है और इसको याद भी करना है। आइए ये लास्ट आज का हमारा टॉपिक है, इसे रीड कर लेते हैं। ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल, पेज नंबर 9। पहले ऑर्गेनेल्स की डेफिनेशन आप लगा लीजिए। बायोमॉलिक्यूल असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे, ये इकट्ठे होते हैं एंड फॉर्म ऑर्गेनेल्स। The organelles are actually subcellular structures and when they assemble together the unit of life cell is formed. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास में जाने से पहले प्री 9th का होना ज़रूरी है। इसी तरह आपने पढ़ा कि एटॉमिक लेवल से पहले सब एटॉमिक लेवल का होना ज़रूरी है। इसी तरह बेटा जी सेल लेवल से पहले सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स का होना ज़रूरी है। तो आप ऑर्गेनेल्स लेवल को सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या सब सेलुलर लेवल्स का नाम भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट लाइन के सेकंड लाइन पे है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड
राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा बाकी आपने इसको ख़ुद थॉरली रीड कर लेना है, होपफुली आपको स्ट्रक्चर सारा समझ आ जाएगा। इन पैराग्राफ्स में कुछ एक दो बातें सेल के बारे में लिखी हुई हैं, उन्हें आप रीड कर लीजिएगा।